तो 6 सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने हैं और मिनिमम 60 डेज हमारे पास है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। देखो ये तो सबको पता है, ठीक है, रीडिंग करना है, रिवीजन करना है, क्या करना है, लेकिन मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा चीज़ों को कि क्या सबसे पहले क्या करना है, क्या नहीं करना। तो व्हाट्सअप भी आप डिलीट कर दो, इंस्टा भी आप डिलीट कर दो अगले 2 महीने के लिए, ठीक है, उसके बाद हमको चलाना ही है। लेकिन अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में ऐसा है कि जो न्यूमेरिकल्स है ना उसके परफेक्ट टाइप है, मतलब ये आप 10, 20, 30 टाइप के न्यूमेरिकल, बस उसके ऊपर टाइप ही नहीं बनता। जैसे फिजिक्स में अलग अलग पूछ सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में वैसा नहीं होता। इसलिए आपको क्या करना है, उसके एक नोट्स बनाने, परफेक्ट नोट्स आपके बने हुए होने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे आपको कॉलेज का टाइम है, आपका कोचिंग का टाइम है, क्योंकि आपको वहाँ पे पैराग्राफ और आंसर लिखो, उसके पैराग्राफ रीड करो, उसके आंसर लिखो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसलिए रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले ही वो पैराग्राफ पढ़ा हुआ है तो दूसरी बार रीड करने के लिए आसान जाएगा, ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। सबके लिए वीडियो है, लास्ट तक देखो। ये एक वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और वीडियोस देखने की आवश्यकता पड़ेगी। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का जो वीडियो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक फाइनल स्ट्रैटेजी वीडियो है आपके लिए, जिसके अंदर आपको फिजिक्स की स्ट्रैटेजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एज वेल एज आपका जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्लस टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है वो आपको बताऊंगा, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहना है उसके बारे में टिप दूंगा, और लास्ट में आपको कैसे कम एफर्ट्स करके, मतलब स्मार्ट वे में आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो, ये भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो हर एक स्टूडेंट्स के लिए, जो है पुअर स्टूडेंट वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे ला सकता है, जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी कैसे ला सकता है, और जो टॉपर स्टूडेंट है उसको भी क्या करना चाहिए, मतलब सबके लिए वीडियो है। लास्ट तक देखो। ये एक वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और वीडियोस देखने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, क्या अभी भी हो सकता है, तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। तो क्या हो सकता है सर, तो देखो आपका अभी देखा जाए तो अगर हम देखेंगे कि समय कितना बाकी है, फरवरी में आपकी एग्ज़ाम है, ओके, आपके लिए अभी दिसंबर बाकी है प्लस जनवरी, ये एक आपके लिए मंथ बाकी है। अभी आप दिसंबर के कौन से तारीख में ये वीडियो देख रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर भी हमने 2 महीना पकड़ा है, आगे आने वाला फरवरी महीना भी इसके अंदर नहीं पकड़ा, मतलब कम से कम मिनिमम 60 डेज हमारे पास है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और हमको पढ़ने हैं 6 सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो 6 सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने हैं और मिनिमम 60 डेज हमारे पास है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स का कैसा होता है कि मेंटेलिटी जो बोलती है ना, मेंटेलिटी वो पावर होती है। मेंटेलिटी क्या है, पावर है। जैसा आप सोचोगे ना वैसा ही करोगे, ठीक है। तो सपोज कि अगर आपको किसी ने एक अच्छे से बॉटल के अंदर, अच्छी दिखने वाली बॉटल के अंदर पानी दिया, आपको ऊपर से लगता है कि ये बहुत फ्रेश है, आप पी लेते हो, आप कोई सोचते नहीं ज़्यादा, और आपको पता चला कि वो पानी गंदा है, ऐसा मतलब आपके कानों पे खबर आई, आपको सिर्फ किसी ने बताया, तो आप वो पानी की तरफ देखने का नज़रिया, उसको आप पीते नहीं, उसकी तरफ देखने का नज़रिया आपका बदल जाता है। दैट मीन्स आवर थिंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। थिंकिंग, ओके, थिंकिंग ज़्यादा चलना भी बहुत बुरी बात है, मतलब जो होता है ना किसका दिमाग बहुत चलता है, तो ये बहुत चलना मतलब भी बुरी बात हो सकती है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ज़्यादा सोचो मत, ओवर थिंकिंग आपके अंदर होगी कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें ज़्यादा सोचो मत, है कि नहीं। सिंपल स्टेप लो, सिंपल प्लान बनाओ, उसको एग्जीक्यूशन करो, 100% रिजल्ट आपके पास होगा, ठीक है। तो देखो दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने हमारे पास है, तो अगर इसका डेज का बात करें तो हो जाएंगे 60 डेज हमारे पास है, ठीक है। और हमको पढ़ने हैं 6 सब्जेक्ट, हमको पढ़ने हैं कितने, 6 सब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिक्स है हमारे लिए बहुत ही मतलब हार्ड लगता है, क्या करना चाहिए आपको प्रॉपर बताऊंगा, स्ट्रैटेजी कैसे आपकी होनी चाहिए। उसके साथ साथ केमिस्ट्री की भी बताऊंगा, मैथमेटिक्स भी, उसके बाद बायोलॉजी भी, उसके बाद केमिस्ट्री भी, और देन अदर जो सब्जेक्ट है आपका, जैसा लैंग्वेज का सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपका मराठी है, जिसके अंदर कोई लोगों का उर्दू होगा, कोई लोगों का सोशल साइंस होगा, वो सारी चीज़ें कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये आप ध्यान में रखना, ये बेसिक स्ट्रैटेजी रहेगी और समझ लो फाइनल रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे आपको कॉलेज का टाइम है, आपका कोचिंग का टाइम है। अभी कैटेगरी वाइज स्टूडेंट होते हैं, किसका कॉलेज भी होता है, कोचिंग भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, कोई सिर्फ क्लासेस पे होता है, क्लासेस लगाता है, या फिर कोई सिर्फ कॉलेज पे डिपेंड होता है। तो कैसे क्या करना है सब कुछ आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले तो ये वीडियो देखने वाले
3 टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं, एक पुअर, दूसरा एवरेज और तीसरा टॉपर। आप कौन से स्टूडेंट हो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना, नाम आपका और आगे कौन से कैटेगरी के आप स्टूडेंट हो, ठीक है। तो पुअर स्टूडेंट वो है कि जिसको थोड़ा बहुत उसका पढ़ाई हो चुका है, 30% हो गया ऐसा समझ लेते हैं। एवरेज स्टूडेंट वो है जिसका 65 to 70% पढ़ाई हो चुका है, ठीक है। पुअर स्टूडेंट को किसको बोलेंगे हम, जिसका 30% पढ़ाई हुआ है, 30 to 40। या एवरेज किसको बोलेंगे, जिसका 65 to 75% पढ़ाई हुआ है। और टॉपर किसको बोलेंगे, जिसका 80 to 85% पढ़ाई हो चुका है, वो होगा टॉपर। क्योंकि आगे आने वाले समय में वो आराम से जो रिमेनिंग सिलेबस है उसको कवर करके, रिविजन्स करके, रीडिंग करके, राइटिंग प्रैक्टिस करके आसानी से एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकता है, ठीक है। तो पुअर स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले पुअर स्टूडेंट को आईएमपी करना चाहिए, ठीक है। अभी समय बहुत कम है तो इसलिए आपको बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स करने की कोई फायदा नहीं है, आपको आईएमपी करनी चाहिए, ठीक है। सो आईएमपी कौन सी है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, उसके अंदर क्या पूछे गए हैं, ओके। आप आईएमपी करो, उसके बाद जो इजी है ना वो पहले करो, हार्ड पहले मत उठाओ। अगर हार्ड पहले उठाओगे तो आपको आसान नहीं लगेगा, और आसान नहीं लगेगा तो आपको, जैसे कि पहले तो पढ़ाई की आपकी आदत ही नहीं है, आपका पुअर स्टूडेंट है मतलब क्या कि आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है पढ़ाई के ऊपर, अभी बहुत बड़ा सिलेबस बाकी है, तो उसको कैसे कवर करोगे, तो ईजी चीज़ें पहले करो। और हो सके तो ग्रुप में स्टडी करो, आपके साथ कोई दोस्त लो जिसके साथ साथ पढ़ाई करो, जिससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे। उसके बाद आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिखना। तो इसलिए आपका कोई, अगर आपने याद किया है कोई क्वेश्चन का आंसर तो उसको लिख लो, ओके। प्रैक्टिस ज़्यादा करो, रफ बुक भर दो, पूरे रफ बुक, ओके। सो पुअर स्टूडेंट के लिए ये बेसिक चीज़ें आपको कंपलसरी है। देखो ये तो सबको पता है, ठीक है, रीडिंग करना है, रिवीजन करना है, क्या करना है, लेकिन मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा चीज़ों को कि क्या सबसे पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे चल के स्ट्रैटेजी बताऊंगा कुछ, ठीक है, वो प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए। उसके बाद है एवरेज। तो जो अभी एवरेज स्टूडेंट है उसको क्या करना चाहिए, देखो एवरेज स्टूडेंट को रिवीजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो सिलेबस उसने 65 to 75% से सिलेबस उसने कवर किया है, या फिर 50, ठीक है, 50 से ऊपर वाले, तो उनको रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन। क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा है वो पढ़ा हुआ तभी लगेगा उनको जब वो रिवीजन करेंगे। रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हमने वो पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा, ठीक है। दैट मीन्स रिवीजन आपको करना है। आपको भी आईएमपी टॉपिक थोड़े आप देखने पड़ेंगे, जो रिमेनिंग बाकी सिलेबस है आपका 40%, 60% या फिर 55%, उसके ऊपर आपको आईएमपी टॉपिक ढूंढने हैं। उसके बाद आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस ये कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद जो टॉपर है उसको क्या करना है, रीडिंग। तो रीडिंग से तो उसका हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन करना है, जो अभी तक उसने पढ़ा है सब कुछ रिवीजन, और राइटिंग प्रैक्टिस, और जो अब तक वो करते आया है वो धीरे धीरे आगे करना है। रिमेनिंग % सिलेबस उसका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट में टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज कैसे करें सर, ठीक है। अब कंसिडर करो यहाँ पे 3 टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं। पहला स्टूडेंट जिसको स्कूल में जाना है, उसके बाद उसको क्लासेस में भी जाना है, और उसके बाद उसको प्रैक्टिकल्स भी लिखने, क्योंकि अब ये प्रैक्टिकल्स का आपके साथ और एक मतलब बोल सकते हैं एक और काम आपको लग गया है प्रैक्टिकल्स का, क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी लिखने हैं, और प्रैक्टिकल्स भी बहुत बड़े और आपको चारों सब्जेक्ट के लिखने हैं। उसके बाद दूसरा स्टूडेंट वो है जिसको क्लासेस पे जाना है और प्रैक्टिकल्स लिखने, और उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के अंदर है, ठीक है, स्कूल के अंदर है, कॉलेज के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉलेज, यहाँ पे स्कूल या फिर कॉलेज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको कॉलेज में जाना है और प्रैक्टिकल्स लिखने हैं, आपने कोई भी क्लासेस वगैरह नहीं लगाए। तो यहाँ पे अभी 2 महीने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास टाइम कितना है, फ्री टाइम, ठीक है। फ्री टाइम कितना है कि जिसमें आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। सो सेल्फ स्टडी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देना पड़ेगा, आपको खुद से अब चीज़ों को देखना पड़ेगा। दैट मीन्स सेल्फ स्टडी, उसके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो अगर आपको स्कूल जाना है तो समझ सकते हो आप 5-6 घंटे आपके स्कूल में चले जाएंगे, क्लासेस में भी आपके 5-6 घंटे चले जाएंगे, मतलब 10 घंटे तो चले गए। उसके बाद प्रैक्टिकल्स अगर आप लिखोगे तो आपको सोना ही पड़ेगा, बाकी आपके पास समय ही नहीं बचेगा। बाकी सारी चीज़ें डेली रूटीन भी अपने करना पड़ता है, वो सब चीज़ें अभी आपको समय ही नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट क्लासेस में जा रहा है, ठीक है, उसके 5-6 घंटे चले जाएंगे और प्रैक्टिकल्स लिखेंगे तो भी उसके बाद 4-5 घंटे वो स्टडी कर सकता है, ठीक है, दूसरे नंबर का स्टूडेंट ये वाला। और जो तीसरे नंबर का स्टूडेंट है वो क्या करेगा, वो उसका स्कूल है,
और प्रैक्टिकल है। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही है, 6-7 घंटे उसके कॉलेज में स्कूल में चले जाएंगे, कॉलेज में चले जाएंगे, और उसके बाद उसको प्रैक्टिकल्स भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे पकड़ लो 1-2 घंटा, तो बाकी आप उसको और 5-6 घंटे पढ़ाई के लिए मिल सकते हैं आराम से उसके रूटीन के अंदर। लेकिन अभी समय यहाँ पे यह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्री टाइम निकालना पड़ेगा खुद के लिए। तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स है ना, वो आपने खुद से नहीं लिखे तो भी चलेगा, ठीक है? ऐसा बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि जो प्रैक्टिकल्स है ना, जो आप लिख रहे हो, देखो अभी आपके पास बहुत आपका सिलेबस कवर करना बाकी है। ये प्रैक्टिकल्स आप किसी की मदद लेके कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? मदद लेके मतलब पूरा उसको बोलेंगे ऐसा नहीं, आपको भी करना पड़ेगा। देखो प्रैक्टिकल्स अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप कान में हेडफोन लगा के प्रैक्टिकल्स लिखने वाले हो तो ये दूसरे को ही लिखने को दो, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस वैसे भी आपकी हो ही जाएगी, और आप गाने सुनते सुनते लिखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका लिखने का, ठीक है? और आपके कॉलेज में कैसे प्रैक्टिकल्स हुए वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपके कॉलेज में अगर ऐसा ही हुआ है कि नहीं फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना है तो आप दूसरे की मदद ले सकते हो, ठीक है? तो वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है मैक्सिमम। तो ये प्रैक्टिकल्स का जो विषय है ना, उसको थोड़ा हटा लो यार, है कि नहीं? इसको थोड़ा फ्री कर दो, ये प्रैक्टिकल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में वैसे भी आपको 30 में से 25 तो मिल ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 मार्क गए तो गए, लेकिन आप 70 मार्क्स दाव में नहीं लगा सकते। 70 मार्क्स जो आपको थ्योरी देने वाली है, इसलिए थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये प्रैक्टिकल्स के आपको मिलने ही मिलने वाले, लेकिन थ्योरी की गारंटी नहीं है। थ्योरी को अब समय दोगे तभी होगा, क्योंकि अब तक हमने कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया है, ठीक है? इसलिए हमको अभी ये रिस्क उठाना पड़ेगा। यहाँ पर भी वैसा ही है, प्रैक्टिकल्स को अगर काट दोगे, थोड़ा रिलैक्स करोगे, किसी और से थोड़ा कंप्लीट करके लोगे, डायग्राम्स वगैरह निकाल के लोगे, तो आपको समय मिलेगा। उसके बाद ये जो स्कूल या फिर आप कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है, तो कॉलेज में भी आप मैक्सिमम डेज ऐसा देखो कि आप फ्री हो जाओ। क्लासेस में तो आपको जाना ही पड़ेगा, मतलब आपके लिए फ्री आवर पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुले तास मिलने चाहिए। ओके, मतलब फ्री आवर जितने ज़्यादा हो गया आपको, उतनी ज़्यादा आपकी पढ़ाई होगी। सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद अगर देखेंगे, ये हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट। तीसरा है डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है? उसके बाद हमारा रियल स्ट्रैटेजी शुरू होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप देखना, तभी आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद है डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन में है आपकी सोशल मीडिया, उसके बाद है गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और पर्सनल इश्यूज, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें आती है आपकी डिस्ट्रैक्शन के अंदर, जो हमारा टाइम खाती है, जो हमको टाइम हमारा यूटिलाइज नहीं करने देती राइट वे के अंदर। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम। सो जो इंस्टाग्राम है उसको आप अनइंस्टॉल कर दो सिंपली। उसके बाद व्हाट्सअप को भी आप अनइंस्टॉल। तो आप बोलोगे सर हमारा कॉलेज के अंदर ग्रुप होता है तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आता है, तो आप अपने पिताजी के मोबाइल से वो आप वहाँ पे लॉगिन हो सकते हो, उसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है? तो व्हाट्सअप भी आप डिलीट कर दो, इंस्टा भी आप डिलीट कर दो अगले 2 महीने के लिए, ठीक है? उसके बाद हमको चलाना ही है, वो बात नहीं। फेसबुक भी, मतलब जो भी आपके स्नैपचैट वगैरह आप यूज़ करते हो तो वो भी आपको करना है अनइंस्टॉल। इतना इसको अनइंस्टॉल करोगे ना तो रीज़न नहीं होगा ओपन करने का, खोलने का, उसको मतलब स्टेटस देखने का, नहीं तो आपका टाइम 100% इसके अंदर चला जाएगा। और ये टाइम आपका 1, 2 या फिर 3 आवर्स भी दिन के चले जाते हैं कभी कभी। डिस्ट्रैक्शंस, अब डिस्ट्रैक्शंस में आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, फिर बॉयफ्रेंड हो सकता है, दोनों भी केसेस है। तो इसके अंदर बोलो कि 2 महीने की छुट्टी है, ठीक है? 2 महीने कुछ भी आपको यहाँ पे रिलेशनशिप को दूर रखना है, ठीक है? तो जो पढ़ाई करता है ना, जिसको समय नहीं मिलता बाकी सारी चीज़ों करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि करनी नहीं चाहिए, ठीक है? नेचुरल थिंग्स है, लेकिन आपको समय निकालना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा दूर करना पड़ेगा। थर्ड जो बात है वो है पर्सनल इशू। पर्सनल इशू में आपका घर का कोई काम हो सकता है, घर का, उसको आप दूर कर दो, ठीक है? आपका टीवी देखना हो सकता है, उसको आप कंप्लीट दूर कर दो। आपका कोई ऐसा हो सकता है कि कोई आपको कुछ खेलना है तो वो भी थोड़ा दूर करो, उसके अंदर थोड़ा कम समय करो, कम टाइम दो, क्योंकि खेलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम समय दो उसके अंदर, ठीक है? तो ये डिस्ट्रैक्शन से जब आप कम समय इसके अंदर यूज़ करोगे तो आपके पास टाइम बचेगा, ठीक है? तो आपके पास क्या बचेगा? टाइम। तो फिर ये जो टाइम आपके पास बचेगा ना, इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो वो अभी देखेंगे आपके फिजिक्स के अंदर, वो अभी देखेंगे हम अपनी केमिस्ट्री के अंदर, वो देखेंगे बायोलॉजी के अंदर, वो मैथमेटिक्स के अंदर, वो इंग्लिश के अंदर, और वो आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट जो भी है उसके अंदर। तो ये टाइम जो हमारा यहाँ पे बच रहा है ना, उसको हम यूज़ करेंगे अभी स्ट्रैटेजी के अंदर। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? अब फिजिक्स के लिए पर्टिकुलरली देखते हैं कि फिजिक्स के लिए क्या करना चाहिए। तो देखो, फिजिक्स के लिए सबसे पहली बात, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको लगता है कि ये फिजिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, ये हमसे होगा नहीं। तो देखो, फिजिक्स हार्ड लगने का कारण एक है मैथमेटिक्स आपका वीक है, इसलिए आपको फिजिक्स हार्ड लग रहा है, आपको न्यूमेरिकल्स हार्ड लग रहे हैं, बेसिक चीज़ें आपको पता नहीं है, कन्वर्शन पता नहीं है, आपको वहाँ पे कैलकुलेशन अच्छे से करने नहीं आते, तो वो
आपको उसके बाद यूनिट शिफ्टिंग नहीं करने आता, वो समय वो आप धीरे धीरे वो देखो, बेसिक चीज़ें वो आपको करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले आईएमपी वीडियो हमने डाला है फिजिक्स के ऊपर, फिजिक्स स्ट्रैटेजी, जिसमें हमने कहा है कि 9 चैप्टर करके आप कैसे 90 मार्क्स ला सकते हो। कितने? 90 मार्क्स सिर्फ 9 चैप्टर करके। 16 में से 9 चैप्टर करो, बाकी की छोड़ दो, ऐसा नहीं, ठीक है। और स्ट्रैटेजी में क्या कहा था, ये जो 9 चैप्टर है ना, वो आपको ऐसे करने हैं कि 100% इस 9 चैप्टर के ऊपर एक भी अगर सवाल आया तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये क्लास 12th है, ओके, ये क्लास 10th नहीं है। क्लास 10th और क्लास 12th में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि ये क्लास 12th की एग्ज़ाम है, मार्कशीट आपके लिए लाइफ टाइम के लिए रहने वाली है, तो इसके ऊपर कितने परसेंटेज आएंगे वो आपकी जिम्मेदारी की ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए। उसके बाद 1-2 मार्क्स के आपको आईएमपी क्वेश्चन करने हैं, जैसे मैंने स्ट्रैटेजी में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी वीडियो सेक्शन में जाइए चैनल के, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो सॉल्व न्यूमेरिकल है उसके ऊपर फोकस करो आप, फिजिक्स के सॉल्व न्यूमेरिकल, ओके। और ये सॉल्व न्यूमेरिकल आपको बुक्स में ही मिल जाएंगे, बुक्स में ही। और कौन सी बुक? स्टेट बोर्ड की जो ऑफिशियल बुक है, उस बुक में ही आपको ये सॉल्व न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। और ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो इंटरव्यू लिया था टॉपर के साथ, उसने बताया कि था कि सॉल्व न्यूमेरिकल की ज़्यादा फोकस करो आप फिजिक्स के, जिसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, तो सॉल्व न्यूमेरिकल आप करो। उसके बाद आप फार्मूला के चार्ट बनाओ, उसको लिख लो, उसको अपने स्टडी रूम के अंदर डाल दो, एनवायरनमेंट क्रिएट करो। एनवायरनमेंट क्रिएट करना इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपकी एक रूम है, तो उसके अंदर अगर सोने के लिए गादी बिछाई हुई है, तो आप जैसे ही रूम के अंदर जाओगे आपका सोने का ही मन करेगा। वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। तो आप क्या करो कि ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ कि आपको पढ़ाई करने की इच्छा हो। आप उठते ही आपको ऐसी चीज़ें दिखे जैसे कि आपको वो मोटिवेट करे पढ़ाई करने के लिए। आप आपका सराउंडिंग वैसा अगर बनाओगे तो वो सारी चीज़ें होगा, आपको इनर जो पावर होगा वो आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना। उसके बाद आप माइंड मैप बनाओ, जो चैप्टर्स है ना उसको माइंड में आप फिट कर दो कि ये चैप्टर्स में हमको है क्या, ये चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं माइंड मैप। वो आप कर दो। शॉर्ट में चीज़ों को लिखो कि जैसे कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो कौन कौन से प्लांट्स में होता है, कौन कौन से एनिमल्स में होता है, फ्रैगमेंटेशन के एग्जाम्पल्स कौन से है, बडिंग के एग्जाम्पल कौन से है, बाइनरी फ्यूजन के एग्जाम्पल कौन से है। शॉर्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख लो, ठीक है, वो एक चीज़। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स। और ये प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ, हम सॉल्व करेंगे अपने चैनल पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पे वीडियो आएंगे जिसके अंदर मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अब तक पूछे गए सभी सवाल मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरे पे छोड़ दो। बाकी आपको और क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। पढ़ने से ज़्यादा लिखना होता है इंपॉर्टेंट, इसलिए रफ बुक्स आप ले लो, रफ नोटबुक, जिसमें आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। दूसरी बात केमिस्ट्री की क्या करें, यहाँ पर भी सिंपल फंडा है। आईएमपी वीडियो देखो। सबसे पहले आईएमपी वीडियो में मैंने आपको बताया है 8 चैप्टर करो और 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस है वो करो आप। बाकी के जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी आईएमपी वीडियो के अंदर, तो वो आप देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको कहा था केमिस्ट्री के सिर्फ 8 चैप्टर करके आप 90 मार्क्स ला सकते हो, तो वो आप देख लो। उसके बाद केमिस्ट्री में आपको 50 न्यूमेरिकल की नोट्स बनानी है। 50 न्यूमेरिकल कौन से है सर? देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो पेपर होता है ना उसके अंदर न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, 20-25 मार्क के वहाँ पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो फिजिक्स में तो बहुत सारे न्यूमेरिकल है, तो वो पर्टिकुलर हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में ऐसा है कि जो न्यूमेरिकल्स है ना उसके परफेक्ट टाइप है, मतलब ये आप 10, 20, 30 टाइप के न्यूमेरिकल, बस उसके ऊपर टाइप ही नहीं बनता। जैसे फिजिक्स में अलग अलग पूछ सकते हैं लेकिन केमिस्ट्री में वैसा नहीं होता। इसलिए आपको क्या करना है, उसके एक नोट्स बनाने, परफेक्ट नोट्स आपके बने हुए होने चाहिए। ये इसको बोलते हैं, इसका पीडीएफ बनाओ। पीडीएफ मतलब सिंपल में उसका एक फाइल बनाओ जिसके अंदर वो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन सब डाल दो, क्वेश्चन आंसर, और उसको पढ़ो। मतलब आपका न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये हम नोट्स क्यों बना सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर लिमिटेड टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो उसको नोट्स बनाओ। उसके बाद 15 आपको आईएमपी रिएक्शंस करके लेने हैं अच्छी तरीके से, इसकी नोट्स बनाओ, इसकी एक फाइल बनाओ। उसके बाद आपको माइंड मैप नोट्स आपको याद करने हैं, माइंड मैप नोट्स आपको बनाने हैं, जैसे कि मैंने आपको फिजिक्स में बताया था उसी तरीके से। पीवाईक्यू पेपर्स देखने हैं, तो पीवाईक्यू पेपर्स का प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, इसलिए ये थोड़ा मेरे पे छोड़ दो कि 1-2 दिन लगेंगे, उसके अंदर मैं पीवाईक्यू पेपर्स आपको दे दूंगा। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस
आपको मैक्सिमम करनी है, रफ नोटबुक आपको उठाने हैं जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये हो गया केमिस्ट्री के बारे में। अब देखते हैं अपने बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, बायो के अंदर क्या होगा, तो बायो के अंदर सबसे पहले आईएमपी वीडियो देखो। आईएमपी वीडियो मैंने आपको बताया था 8 चैप्टर्स और 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको करके लेने हैं। कौन से क्या करने हैं वो सब आपने मुझे लगता है देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने लाइक भी किया है, पसंद आई है स्ट्रैटेजी वो। और आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा आईएमपी डायग्राम करके जाओ। आईएमपी डायग्राम का एक वीडियो आएगा आपके लिए जो कि एग्जाम के पहले होगा, जिसमें हमने ट्रिक्स भी बताई होंगी, ट्रिक्स कि वीडियो को देखने के लिए उसके अंदर जो डायग्राम है उसको कैसे आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो ट्रिक वाइज, वो भी आपको दिया जाएगा। अभी आपको बनाना जो है वो है माइंड मैप, खुद के माइंड मैप नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। ओके, कि चैप्टर के अंदर क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि एग्जाम में पूछी गई है, स्टार वाली। ठीक है, डू यू रिमेंबर सेक्शन में जाओ, वहाँ पे रीड करो, कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से आती है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स आती है, तो वो देखो। PYQ पेपर्स आपको दे दूंगा और राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन। ठीक है, तो ये आपको करना है। देखो सबसे बड़ी गलती ये होती है स्टूडेंट द्वारा कि मैंने जो आपको ये कहा था ना 8 चैप्टर, ये आपको करने ही करने हैं। अगर स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है ना, 100% रिजल्ट्स अगर चाहते हो ना, तो वो जो मैंने बोला है ना वो करो, कंप्लीट करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 10 चैप्टर करते हैं जिसमें से IMP करके जाते हैं। अब IMP करोगे तो उसका 50-60% चांसेस रहेगा वो एग्जाम में आने के। लेकिन अगर एक ही चैप्टर परफेक्टली पूरा कर दोगे ना, तो उतने मार्क्स का चैप्टर पे ऊपर आएगा क्वेश्चन और वो आप सॉल्व भी कर सकते हो। इसलिए IMP करोगे तो उसके अंदर रिस्क ज़्यादा है, इसलिए पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करोगे, फिनिश करोगे तो बहुत रिस्क तो है ही नहीं, 100% गारंटी बोल सकते हैं, उतने मार्क्स के आप लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं दोहरानी है। नेक्स्ट में आपकी मैथमेटिक्स की स्टैटिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए। देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो आपके पार्ट है मैथ के। जो इजी लगता है ना आपको वो सबसे पहले करो मैथ के अंदर, जो इजी लगता है वो सबसे पहले। उसके बाद PYQ पेपर्स आप देखो, PYQ पेपर्स मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूंगा, तो PYQ पेपर्स आपको देखने चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लगा लो इसके, है ना। तो ये स्ट्रैटेजी आपको याद, बार बार आप वीडियो देखना इस स्ट्रैटेजी का, तब आपको और पता चलेगा आपका। और ठीक है, उसके बाद आपको कंप्लीट चैप्टर प्रॉपरली, देखो चैप्टर को आपको प्रॉपरली कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं आधा आधा नहीं छोड़ना है। पूरा चैप्टर को कंप्लीट करोगे तो उतने मार्क्स पूरे आप हासिल कर पाओगे राइटिंग एग्जाम के अंदर। उसके बाद बी काम मतलब क्या, कि देखो ये मैथमेटिक्स का ना बहुत बड़ा डर होता है स्टूडेंट के अंदर कि हमसे होगा नहीं, कैलकुलेशन नहीं जमते, कैलकुलेशन गड़बड़ में गलत हो जाते हैं, और गलत हो गया तो टाइम चला जाता है, टाइम चला जाता तो आप और नर्वस होते हो, तो आपको लगता है एग्जाम में टाइम नहीं है। और सबसे ये जो राइटिंग प्रैक्टिस में बोलता हूँ ना बार बार, वो करो, क्योंकि वो क्या है, टाइम बचाती है आपका। क्योंकि जब मेन एग्जाम में आप उतरते हो ना, तब आपको पता लगता है कि नहीं, हमारा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होने के कारण हमको टाइम ही नहीं कंप्लीट मिला जिसमें हम अपने आंसर्स को कंप्लीटली लिख पाए। तो आप फिर बाद में पछताओगे कि नहीं मैं लिख सकता था और 10 मार्क का, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिला, मैंने उसके ऊपर काम ही नहीं किया। अगर आपको ये झूठ लगता है ना, तो जो स्टूडेंट्स एग्जाम दिए ना प्रीवियस ईयर, उसको पूछो, वो बोलेंगे कि नहीं हमारे यहाँ पे गलती हुई थी, आप उसको मत दोहराओ। उसके बाद जो मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट है ना, ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप आंसर्स को लिख पाओगे, उतने अच्छे से आप कैलकुलेशंस कर पाओगे, उतने अच्छे से आप क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये है मैथमेटिक्स का, सिंपल है, मैं आपको दे रहा हूँ सिंपल में। अब इंग्लिश और आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट का सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पे आपने की ना, वो है रीडिंग ही नहीं है आपकी, आपने उसको खोल के अभी तक देखा ही नहीं है। अगर आप क्लासेस के स्टूडेंट हो तो आपने देखा ही नहीं है, अगर आपको स्कूल के स्टूडेंट हो तो आपको 1-2 चैप्टर 4-5 चैप्टर आपने किए होंगे, अगर ठीक है, तो ये है। क्लासेस के अगर हो तो आपने देखा ही नहीं, उसको रीड ही नहीं किया है। तो सबसे पहले तो 1-2 बार आपको इंग्लिश की जो बुक है ना वो रीड करनी पड़ेंगी। और बाकी ये देखो PCMB में आपका अच्छा पढ़ाई चल रहा है, लेकिन इंग्लिश मराठी में या फिर इंग्लिश और आपका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर पढ़ाई नहीं करोगे अच्छे से, तो ओवरऑल जो परसेंटेज होगा ना वो आपका गलत बनेगा, ओवरऑल परसेंटेज आपका कम आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ओवरऑल परसेंटेज ज़्यादा चाहते हो तो ये 2 सब्जेक्ट के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा जितना आप इसके ऊपर करते हो, अगर आपको परसेंटेज ज़्यादा हासिल करने हैं तो रीडिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है 100%। ओके, 1 या फिर 2 टाइम आपको उस बुक को रीड करो, कुछ समझ में नहीं आती तो भी चलेगा, लेकिन रीड करो, क्योंकि आपको वहाँ पे पैराग्राफ और आंसर लिखो, उसके पैराग्राफ रीड करो, उसके आंसर लिखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले ही वो पैराग्राफ पढ़ा हुआ है तो दूसरी बार रीड करने के आसान जाएगा,
ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, राइटिंग प्रैक्टिस हमारी नहीं है, इंग्लिश की है, ठीक है, ओके, हो जाएगा इंग्लिश के अंदर, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री हम इंग्लिश में ही लिखते हैं, तो ये राइटिंग प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा। लेकिन जो इंग्लिश का पेपर रहता है ना, उसके अंदर आपको आंसर्स बड़े बड़े लिखने पड़ते हैं, तो आपको स्पीड मैनेज करना पड़ेगा। PYQ क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, देखो इंग्लिश के जो PYQ पेपर है वो आप देखो कि उसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पैटर्न कैसा है पेपर का, क्या कैसा है, पैटर्न कैसा है। उसके बाद आप ग्रामर के ऊपर फोकस करो, ग्रामर आप रिवाइज करो, आपका ग्रामर हुआ है ऑलरेडी, वो रिवाइज करो, या फिर यूट्यूब से आप वीडियो देखो ग्रामर के, वो आप पर्टिकुलरली उसका नोट्स बनाओ, ठीक है, उसको एक फाइल में रख दो। और राइटिंग स्किल के ऊपर ध्यान दो। राइटिंग स्किल आपको पता है नियर अबाउट 30 मार्क का आता है, तो राइटिंग स्किल आप कर सकते हो, एक एक पेपर रहे, लेटर राइटिंग, न्यूज़ राइटिंग, पाई डायग्राम, ठीक है, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, वो राइटिंग स्किल के ऊपर आप फोकस करो, जिससे आपके ये मार्क्स भी बन जाएंगे। तो ये है सबसे स्टार जो चीज़ है ना, वो है रीडिंग। इंग्लिश में रीड करोगे ना, नहीं तो बहुत बड़ा पेपर होता है रीड करने का आपका इंग्लिश का, तो आपको समझ में नहीं आता, फिर आपको लगता है कि क्या आंसर होगा क्या नहीं, क्योंकि आपने अब तक पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ी गलती वो हो जाती है। सिमिलरली मराठी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है राइटिंग की, क्योंकि हमने अभी तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स इंग्लिश में सब कुछ लिखा है इंग्लिश में, मराठी को लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं है हमारी, जिसके कारण स्पीड नहीं आता। तो मराठी का पेपर तो हमको पता है, जिसका भी रीजनल लैंग्वेज होता है उसको तो उसके अंदर अच्छा लिखते आता ही है, लेकिन जो मेन चीज़ गड़बड़ होती है ना, वो टाइम के साथ होती है। टाइम कंप्लीटली उसको यूज़ ही नहीं करते आता, टाइम कम पड़ता है, तो इसलिए ये राइटिंग आपको करनी पड़ेगी। रीडिंग 100% IMP है। PYQ क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करो, ग्रामर के ऊपर ध्यान दो, फोकस ऑन सेक्शन डी लास्ट वाला जो सेक्शन हो ज़्यादा मार्क्स देता है, उसके ऊपर अब पहले फोकस करना। और ये जो चीज़ें हैं ना, वो आपको करनी पड़ेगी, पेपर एनालिसिस करना पड़ेगा। और ये ज़्यादा दिन नहीं, अगर 10 दिन भी इसको दोगे ना, इंग्लिश मराठी को अगर 10 दिन भी आपने दिया, 10 दिन में 2-2, 3-3 घंटे अगर आपने पढ़ा, तो भी मुझे लगता है आसानी से आप इसको कर सकते हो। लेकिन टाइम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, तब जाके ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया लैंग्वेज सब्जेक्ट आपका अलग हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और ये आपके थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस, ये आपका टाइम मैनेजमेंट, ये आपका 3 टाइप के स्टूडेंट्स, और ये आपका अभी आ गए हम समय के ऊपर। 60 डेज बाकी है, ठीक है, और 60 डेज बाकी है, 6 सब्जेक्ट है, दिसंबर जनवरी महीना है, और ये आपको पढ़ाई करनी है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा स्ट्रेटजी वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मेरे को बताओ, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।